अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपका कंडेंसर श्योर स्टार्ट सीरीज जेके बोर्ड क्लास 12th के नेक्स्ट चैप्टर या वेव्स के साथ आपके साथ हाजिर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा चैप्टर है। आपकी बोर्ड्स में 2-3 ही क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकती है, और इसमें आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स वाला आ सकता है, 1 मार्क्स वाला आ सकता है, 5 मार्क्स वाला नहीं आएगा। तो इसमें से जो क्वेश्चन हमने चूज किए हैं वो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। सी, ईएम वेव्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हम यहाँ सिर्फ 3 मेंशन करेंगे ताकि आपको बोर्ड में नोट लिखना बड़ा अच्छा और आसान लगे। उनमें से जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, देखो ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव में है और मैग्नेटिक फील्ड ईएम वेव में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स नहीं है, दे आर टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है, और इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन की डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर है, और जो ईएम वेव की डायरेक्शन है वो दोनों को परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में वेव जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव की डायरेक्शन ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर है, और जो डायरेक्शन होती है वो ई क्रॉस बी से दी जाती है। लेकिन आप बोर्ड में उतना नहीं लिखोगे, आप पहला पॉइंट सीधे छापोगे। इन ईएम वेव्स electric field is perpendicular magnetic field and the direction of the wave is perpendicular both fields. Now let me mention it. In EM wave, electric field is perpendicular to magnetic field and wave direction is perpendicular to both electric field and magnetic field. कभी कभार अगर ऑब्जेक्टिव आएगा भी, डायरेक्शन ऑफ वेव इज गिवन बाय, आप आंसर लिखना ई क्रॉस बी। तो नंबर 2, ईएम वेव की नेट चार्ज 0 है। अब बात साफ है, जब इसकी नेट चार्ज 0 होगी तो ना ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है, ना ही इसको मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है। आप पॉइंट लिखोगे, नेट चार्ज ऑफ ईएम वेव इज 0। नेट चार्ज ऑफ EM wave is Z0. Therefore, can neither be deflected by electric field nor by magnetic field. होगी आपकी 2 प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर सुन रहे हैं सामने, तो मेरे जो वर्ड्स है, मेरा जो साउंड है, अगर मेरे और उन स्टूडेंट्स के बीच में ईयर ना होता, वो मेरी आवाज को नहीं सुनते। यानी जो साउंड वेव है ये मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मटेरियल मीडियम का होना उर्दू में लाजमी मलजूम है, जरूरी है। लेकिन आपको पता है ईएम वेव्स वैक्यूम से भी गुजरती है। इसका मतलब है ईएम वेव्स डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। दे डू नॉट नीड, तीसरी प्रॉपर्टी, दे डू नॉट नीड एनी मटेरियल medium for their propagation. ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज है। कभी कभार और भी छोटे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं प्रॉपर्टी पे, जैसे इसका नेचर क्या है, आप लिखना दिया ट्रांसवर्स नेचर। आपको कभी बोला जाएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, आपका आंसर 90 होना चाहिए। कभी कभार आंसर आएगा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, आपका आंसर 0 होना चाहिए। ठीक, तो
अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है। या ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन और मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है, इक्वल है, या हम एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें। और इनमें से ये छोटे छोटे पॉइंट्स एज ऑब्जेक्टिव्स कभी आपको आ सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आएगा राइट थ्री प्रॉपर्टीज, आपने ये प्रॉपर्टी तीनों लिखे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, राइट मैक्सवेल्स इक्वेशंस। देखिएगा ना, जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उन सारों का निचोड़ जो है वो चार इक्वेशंस है जो मैक्सवेल ने कलेक्ट की थी। उनमें से मैक्सवेल का काम खुद सिर्फ एक ही है, तीन किसी और की इक्वेशंस है, उनमें से चौथी इक्वेशन भी किसी और की थी जिसने उसको खुद मॉडिफाई कुछ किया, और मॉडिफाई करके उसने इन चार सेट ऑफ दीज फोर इक्वेशंस को टुगेदर कलेक्ट कर कर अपना नाम दिया मैक्सवेल इक्वेशंस। और ये चार इक्वेशंस आपके डिफरेंशियल फॉर्म में भी है, आपके इंटीग्रल फॉर्म में भी है, और आपके टेंसर फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है ना, हम इनको कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका 11th-12th लेवल है यहाँ पे फिजिक्स में, आप इसके इंटीग्रल फॉर्म लिखते हो। पहली इक्वेशन जो मैक्सवेल की इक्वेशंस है, पहली इक्वेशन दैट इज जो आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप कहते हैं गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, दूसरी इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, जिसको आप कहते हैं गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इस लॉ के बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखूंगा, यहां मेंशन करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट एस इज इक्वल टू 0। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, मैं इसकी तशरीह इस टाइम करता है, लेकिन चूंकि ये प्योर बोर्ड ओरिएंटेड कोर्स है, ज्यादा मैं बातें नहीं कर लूंगा। आप इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है, अकेली साउथ पोल की एग्जिस्ट नहीं है। अगर आपका मैग्नेट होगा तो नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। ठीक है, कभी कभार आपको क्वेश्चन आएगा अगर मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट हो जाएंगे तो मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन चेंज हो जाएगी? ऑब्वियसली दिस इक्वेशन नंबर 2 चेंज हो जाएगी। ठीक, नाउ थर्ड इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, मगर जो ये फ्लक्स है ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको आप कहते हैं फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। देखिएगा ना, यहां पर था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, और अभी जो यहां पे आ रहा है ना नेक्स्ट, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी whenever there is change in magnetic flux, then there is induced electric field produced in circles. Whenever there is change in magnetic flux, then in that region there is induced electric field produced in circles. अब यहां तक मैक्सवेल ने खामोशी के साथ इनको कलेक्ट किया, और इस इक्वेशन से उसने कुछ चीज ऑब्जर्व की। मैक्सवेल ने वो चीज ऑब्जर्व करके उसने एम्पियर्स लॉ पे सवाल उठाया। पहले हम लिखेंगे यहां तक एम्पियर लॉ, जो एम्पियर लॉ प्योर एम्पियर लॉ है वो मैक्सवेल की इक्वेशन नहीं है, उसको भी मॉडिफाई करेंगे। उसने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। ठीक, अभी तक तो ये एम्पियर लॉ था, ये मैक्सवेल की इक्वेशन अभी नहीं कहलाएगी। इस इक्वेशन से फैराडे लॉ से हमारे मैक्सवेल ने एक चीज ऑब्जर्व की। उसने कहा इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स
अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेवलप सर्कल्स में, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सर्कल्स में, तो उसने कहा खाली करंट, देखो एम्पियर क्या कह रहा था, करंट कैरिंग वायर, द करंट कैरिंग वायर, व्हेनेवर देयर इज करंट कैरिंग वायर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कल्स। बट यहां से क्या मिल रहा है, यहां से आपको मिल रहा है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्कल्स। तो इसने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सर्कल्स में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए सर्कल्स में। मैक्सवेल ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन सर्कल्स में दिया, उसने कहा उसका कॉज ओनली करंट है। लेकिन मैक्सवेल ने कहा नहीं नहीं नहीं, फैराडे को देखकर मुझे यूं लग रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सर्कल्स में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आना चाहिए सर्कल्स में, नेचर लॉ ऑफ सिमेट्री। तो उसने इस टर्म को ऐड किया और ऐड किया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसको हम मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ भी कहेंगे या एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी कहेंगे। मैं कहूंगा मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। यहां तक अगर मैं रुक जाऊं तो मेरा एम्पियर लॉ बनता। ये टर्म इंट्रोड्यूस की मैक्सवेल ने और हिंट उसके लिए बना फैराडे लॉ। तो ये जो सेट ऑफ दीज 4 इक्वेशंस है, ये फेमस, बड़ी मशहूर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत फेमस इक्वेशंस मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जाने जाते हैं। ये इनके इंटीग्रल फॉर्म्स थे, इनके हायर फिजिक्स में हम इसके डिफरेंशियल फॉर्म्स, फिर टेंसर फॉर्म भी लिखते हैं, जो आपकी कोर्स से बहुत दूर की बातें हैं, तो रिक्वायरमेंट हमारा नहीं है। हम नेक्स्ट सवाल में जाते हैं। नेक्स्ट सवाल कहते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट पे शॉर्ट नोट, मैं थोड़ा 1-2 मिनट थोड़ी कुछ बातें आपको समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं टू द पॉइंट वापस बोर्ड ओरिएंटेड चीज़ों पे आऊंगा। हमारे पास जब आपने करंट पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कैपेसिटर में आप यहां से करंट, किसी सर्किट में अगर करंट आता था 2 एम्पियर और यहां से भी करंट आप लिखते थे 2 एम्पियर, आपके मन में अभी तक ये सवाल क्यों नहीं आया था कि कैपेसिटर के 2 प्लेट्स के दरमियान अगर वैक्यूम होगा, मीन्स डिसकंटिन्यूटी है, फिर 2 एम्पियर करंट कैसे यहां ट्रांसफर हुआ विद द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो ये सवाल है यहां पे सवाल आया, प्लेट्स के दरमियान जो वैक्यूम है उसमें तो कंटिन्यूटी तो है ही नहीं, वायर तो कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो वहां करंट अगर 2 एम्पियर यहां से आया तो वहां से 2 एम्पियर कैसे चला गया व्हेन देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो इसका जवाब मैक्सवेल की 4th इक्वेशन से ही आया। जवाब इसका यह है कि खाली करंट कैरिंग वायर जरूरी नहीं है करंट मैग्नेटिज्म या करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, करंट कैरिंग वायर इज नॉट द ओनली सोर्स, करंट कैरिंग वायर इज नॉट द ओनली सोर्स टू कैरी द करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड देयर whenever there is change in electric flux or magnetic flux in some region। तो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी दूंगा। देखो मैं कैसे इसको समझाऊंगा। मेरे पास यहां बैटरी है, ठीक, मैं इसको, ये इसका पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर का है, इसका नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर का है। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के दरमियान, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव के दरमियान हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के दरमियान कुछ इमेजिनरी रीजन लूंगा, ये वाली सरफेस लूंगा, ये वाली सरफेस, ये कोई इमेजिनरी सरफेस है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट है, फील्ड यहां इस डायरेक्शन में है। अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पर एक रीजन में मानो एक सरफेस मानूंगा, इमेजिनरी सरफेस, तो इसका मतलब है ना कुछ लाइन्स यहां क्रॉस हो रही है, सो देयर इज सम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस इमेजिनरी सरफेस। तो व्हाट हैपेंस चार्जिंग के दौरान या डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा, मैं आपको पहले यहां से ये बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा है ना बराबर चार्ज अपॉन एरिया, द सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के दौरान चार्ज या तो बढ़ेगी या तो घटेगी।
चार्ज बढ़ेगी या घटेगी, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड या तो बढ़ेगा वरना घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्रॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा। इसका मतलब यह है whenever there is charging or discharging of the capacitor, electric field changes, and when electric field changes, electric flux also changes। अभी आप मैक्सवेल की इक्वेशन पे आओ, whenever there is change in electric flux, whenever, मैं रिपीट कर रहा हूं जो पुरानी चीजें मैंने अभी बोली, whenever there is change in electric flux, then मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्कल्स। तो मतलब ये है, मैं ऐसे समझाऊं आपको, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका नेगेटिव प्लेट है। देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज ऐसे 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 हो ऐसे है, एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्कल्स। अब हमारे पास यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आया सर्कल्स में, पर एक बात तो बड़ी फेमस है, जब गुलाब होगा तो गुलाब की खुशबू होगी। अगर किसी जगह आपने गुलाब की खुशबू सूंघी तो जरूर वहां विसिनिटी में कोई गुलाब होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रॉपर्टी ऑफ द करंट कैरिंग वायर है, करंट है। आप कहोगे मूव चार्ज, दैट इज आल्सो करंट। तो अगर आपने क्या किया, आपने इस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज किया। मैक्सवेल कह रहा है देयर इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन सर्कल्स, एंड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन सर्कल्स, देयर इज करंट इन दिस वे, एंड दैट करंट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट करंट। उसी करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो आप बोर्ड में कैसे लिखोगे? बोर्ड में ऐसे लिखोगे, टू द पॉइंट। पहला पॉइंट लिखोगे आप बोर्ड में, देखो बोर्ड में आकर करो। पहला पॉइंट आप लिखोगे वहां, इट इज प्रोड्यूस्ड by changing magnetic flux। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट आएगा, इज इट प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आंसर इज बोथ, बिकॉज मैक्सवेल की दो इक्वेशन लास्ट जो थी, फैराडे लॉ और एम्पियर मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, वहां से पता चला कि अगर व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्कल्स, एंड व्हेनेवर दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड। So whenever the electrodynamic field changes, then electric flux changes, and whenever there is change in electric flux, magnetic field is produced in circles। तो आंसर इज बोथ। तो आपको मैं यूं बताऊंगा, अभी आपने कहा इट इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैं लिखूंगा इट इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दो में से कोई भी चेंज हो जाए, आपका वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है। मैं थोड़ा रिपीट करूंगा इस स्टेटमेंट को यहां पे। देखो अभी आप कहोगे सर आपने कहा whenever there is change in electric flux, तो ठीक है, whenever there is change in electric flux, so magnetic field is produced in the circles, and with this magnetic field we associate a current that is called displacement current। आप बोलोगे सर आपने दूसरा पॉइंट बोला whenever there is change in electric flux, yes, whenever there is change in magnetic flux, then there is electric field developed in the circles, but this is not the electrostatic field, it's the electrodynamic field। So whenever now electric flux changes, electric field changes, so electric flux will change, and when electric flux will change, this magnetic field will change। इन चार में से अगर आप बोलोगे ना किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, आप कसम दिखा के कह सकते हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो पहला पॉइंट जो आप बोर्ड में लिखोगे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर सेकंड, इट इज गिवन बाय जो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए फॉर्मूला है वो है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक, दूसरा पॉइंट आप लिखोगे बोर्ड में। तीसरा, it is produced during charging or discharging of capacitor। ये पॉइंट मैं समझाऊंगा। चार्ज या डिस्चार्जिंग के दौरान भी चार्ज चेंज हो रही है ना, चार्ज चेंज होने से वहां पे सिग्मा चेंज हो रहा था, सिग्मा चेंज होने की वजह से वहां इलेक्ट्रिक
फील्ड चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आता था सर्कल्स में, एंड विद दैट मैग्नेटिक फील्ड वी एसोसिएट द करंट दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव कभी आएगा व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज या फुल्ली चार्ज देन डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिजिटल जीरो, आंसर डी जीरो है। कैपेसिटर जब फुली चार्ज होगा या फुली डिस्चार्ज होगा, ये 3 पॉइंट्स। अगर आपको कभी बोला जाएगा ऐसा यूनिट बोलो, ऐसा यूनिट बोलो आप डिस्प्लेसमेंट करंट का, आंसर सिंपल है, इट्स एम्पियर। ठीक, ये भी मैं मेंशन करूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये डिमांड करता है कि कैपेसिटर की इस साइड में जो कंडक्टिंग करंट आ रहा था, यहां 2 एम्पियर, यहां से भी जा रहा था 2 एम्पियर, जो बिटवीन द 2 प्लेट्स, कैपेसिटर के 2 प्लेट्स में जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा था वो भी 2 एम्पियर ही होना चाहिए, एज डिमांडेड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द कंडक्टिंग करंट, द एक्सटर्नल करंट। तो लेट मी मेंशन इट, जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, the magnitude of displacement current is equal to conducting current, या मैं कहूं external current, as demanded by law of कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, ईएम स्पेक्ट्रम। देखो ईएम स्पेक्ट्रम में क्या आता है आपको, वहां बोर्ड्स में आपको ऑब्जेक्टिव आता है, बताओ कौन सा करेक्ट ऑर्डर वेवलेंथ्स का है या फ्रीक्वेंसी का है। मैंने यहाँ वेवलेंथ्स का ऑर्डर दिया है आपको, सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स का, उसके बाद माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, ये ऑर्डर आप याद रखोगे। अगर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा इसका बिल्कुल रिवर्स आएगा, या तो ये पूछा जाएगा आपको ईएम स्पेक्ट्रम के बारे में, वरना पूछा जाएगा ईएम वेव, रेडियो वेव्स हो, आपके माइक्रोवेव्स हो, आपके इंफ्रारेड रेज हो, और भी बाकी वेव्स है जो मैं इसके बाद शो कर लूंगा स्क्रीन पे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज या यूजेस बताओ, यूजेस इनकी बताओ, 1-2 यूजेस लिखो। जैसे आपको पता है रेडियो वेव्स है, ये ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन, आपको पता है रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन में जरूरत लगती है, ठीक है ना। तो आपको माइक्रोवेव्स की फेमस यूज है कुकिंग फूड, माइक्रोवेव ओवन्स के नाम से आपने सुना होगा। तो इसके भी ये चार्ट में दे रहा हूं आपको, आप खुद देखोगे, ठीक है ना, अच्छी तरह से इन पॉइंट्स को नोट करके आप याद रखोगे, और बोर्ड में कभी भी आ सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट 1 यूज ऑफ या 2 यूज ऑफ माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज। उसके बाद आ सकता है आपको विजिबल के, अल्ट्रावायलेट के, एक्सरे के, गामा रेडिएशन के कुछ यूजेस बता, जो मैंने यहां मेंशन की है। नाउ कभी कभार आपको क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, हाउ आर ईएम वेव्स प्रोड्यूस्ड, ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, चार्ज एट रेस्ट, नो, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एंड व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इट विल नॉट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये नहीं है। Charge moving with uniform velocity. When the charge moves with uniform velocity, so it is steady current carrying wire, and steady current carrying wire produces magnetostatic field. What do we mean by magnetostatic field is, though it varies with space, but whatever be its value at a particular point will not change with time. So by magnetostatic field I mean that value of the magnetic field which does not vary with time. So it is the steady current carrying wire, it will produce the magnetostatic field, and magnetostatic field is not responsible for the production of EM waves at all. So it's accelerated charge. Yeah, this is the correct option. Whenever the charge accelerates, it produces time varying electric field, which itself gives rise to time varying magnetic field, and that's what you call as EM wave. Next question, speed of light is given by, famous objective है आपके, speed of light in vacuum, vacuum में speed of light का के लिए वैल्यू होता है 1/√μ0ε0, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर 2 है। याद रखिएगा, अगर आपको वैक्यूम में किसी मीडियम में बोला जाए, मीडियम में स्पीड होता है c/√μr, जो कि रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाता है, इनटू के होता है डायरेक्ट कांस्टेंट, ठीक है ना।
ये किसी मीडियम में और ये वैक्यूम में इसकी स्पीड है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।